चलिए बेटा 11th कुछ केस स्टडी डिस्कस करते हैं। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि केस स्टडीज़ भी सॉल्व करा दें, बिकॉज केस स्टडी पहली बार आ रही है तो थोड़ा सा केस स्टडी पहली बार है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है उनको। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। अगर पहले केस स्टडी पढ़े तो पहले केस स्टडी बेसिकली होगी क्या, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होंगे, सिर्फ उसको स्टेटमेंट वाइज फॉर्म में दिया जाएगा। तो केस स्टडी जो एक्सपेक्टेड है वो PNC और कह सकते हैं चैप्टर नंबर 1 सेट से बन सकती है, या बनने को तो वैसे कहीं से बन सकती है बट एक्सपेक्टेड इनसे होगी। तो कुछ केस स्टडी जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं कुछ स्कूल के पेपर्स में आई है तो उनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टेट क्रिकेट अथॉरिटी हैज़ टू चूज़ अ टीम ऑफ 11 मेंबर्स। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। टू डू सो द अथॉरिटी आस्क्ड कोचेस ऑफ ए गवर्नमेंट अकेडमी टू सेलेक्ट द टीम members that have experience as well as best performance in the last 15 match. They can make up a team of 11 cricketers among 15 possible combination. मतलब 15 में से 11 लोगों को ऑब्वियसली क्रिकेट की टीम में सेलेक्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि देयर इज़ नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं, मतलब कोई भी पर्सन सेलेक्ट हो सकता है। तो क्योंकि ये सिलेक्शन है एंड वी नो दैट इन केस ऑफ सिलेक्शन वी आर अप्लाइंग कॉम्बिनेशन, तो इसका मतलब 15 लोग अवेलेबल हैं, उनमें से हमें 11 लोगों को सेलेक्ट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं 15C11। तो 15C11 का फॉर्मूला होता है 15 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 और 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कट जाएगा और नीचे आ जाएगा 4 3 2। तो 4 3 द 12 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 7 पे। तो बेसिकली हमारे पास आ गया 91 इंटू 15। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 15 1 द 15 5 1 कैरी और 15 9 द 135 होता है। तो 1 कैरी जब करेंगे तो 1365 आ जाएगा, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले पार्ट पे, क्योंकि केस स्टडी के अंदर आपको याद रखना है 5 पार्ट आएंगे और आपको कोई 4 पार्ट्स करने होंगे। अब अगला है वन ऑफ देम मस्ट बी इंक्लूडेड। इसका मतलब है हमारे 15 में से, जैसे मान लेते हैं एक पर्सन है जो कन्फर्म खेलेगा ही खेलेगा, जैसे मान लेते हो फॉर्म में है तो वो पर्सन खेलेगा ही करेगा। तो यानी रिमेनिंग जो हमारे पास रह गए वो रह गए 14। तो जो खेलेगा ही खेलेगा ये तो कंफर्म आना है, तो इसको तो सेलेक्ट करने का एक भी हो गया 1C1 और हमें टोटल 11 लोग सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ से हम कोई 10 ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 14C10। तो 1C1 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 14C10 कैसे निकालेंगे, 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 और 10 फैक्टोरियल कट जाएगा तो वहीं रोक देते हैं और 4 3 द और 2 ये आ जाएगा। तो 12 पे कैंसिल आउट हो गया, ये 7 हो गया। तो इस बार आ गया हमारे पास 91 इंटू 11। अब वैसे इसको मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन ऐसी दे रखी है कि यूनिट डिजिट पे 1 आ रहा है वो यहीं से आ रहा है, बट आपको कैलकुलेट करके एक बार चेक कर लो, यही आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, वैसे मैंने डायरेक्टली कैसे निकाला 1 इंटू 1 किया तो यूनिट डिजिट पे 1 है ही नहीं, तो यही ऑप्शन सही होगी सी। बट एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं, 91 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 1 द 11 1 कैरी 11 9 द 99 और 1 1 0 100 आ जाएगा। तो ये हमारी ऑप्शन करेक्ट हो गई। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ जो कह रहा है कि हम इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो हमारे पास ये ऑप्शन हो गई करेक्ट सी इसके लिए। अब वन ऑफ दैम हु इज़ इन बैड फॉर्म मस्ट ऑलवेज बी एक्सक्लूडेड। इसका मतलब है जो 15 लोग थे उनमें से एक पर्सन है जो नहीं खेलेगा, जिसकी फॉर्म अच्छी नहीं है, तो उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, इनमें से कोई नहीं आएगा। यानी जो हमारे पास रिमेनिंग 14 लोग रह गए उन्हीं में से हम टीम को सेलेक्ट करेंगे, यानी उसमें से 11 लोगों को सेलेक्ट करना है। तो यानी हमारे पास सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी क्या होगी 14C11। इसका फॉर्मूला क्या होगा 14 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 14 फैक्टोरियल ये हो जाएगा 14 इंटू 13 इंटू 12 और 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये आ जाएगा 3 2 द 6 कट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 14 इंटू ये बेसिकली बन जाएगा 28 इंटू 13। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए ऑप्शन थोड़ी सी गलत बनाई, मतलब जो अगर टीचर देखे तो ऑप्शन को उसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 8 3 द 8 3 24 होता है, यानी आखिरी में 4 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, मैं डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूँ, बट ऑप्शन कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसमें कन्फ्यूजन हो, अदरवाइज बच्चे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। तो बट अगर ऐसा आता तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व दिखा सकते हैं, भी यही आंसर आएगा। एक बार देखते हैं 13 8 हो जाएगा बेटा 104 10 कैरी, तो 13 2 हो जाएगा 26 और 10 36। तो देखिए 364 आपका ऑप्शन आ रहा है। ठीक है,
अब चलते हैं अगले पार्ट पे। यहाँ कह रहे हैं कि हमारे पास ना 2 लेग स्पिनर है टीम में, 15 में से 2 लेग स्पिनर हैं और यानी 13 लोग अदर हो गए। अब वो कह रहे हैं इस लेग स्पिनर में से हमें एक ही लोग को लेना है, एक ही को लेना है। तो हमें टोटल जो टीम बनानी है 11 की, उसमें यहाँ से 10 आएंगे। तो सीधा सीधा ऑप्शन है 2C1, हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2C1 इंटू 13C10। तो यहाँ पे इसने इसी फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। तो पहली बात, जिसने भी क्वेश्चन बनाया है बिल्कुल लॉजिक नहीं है कि ये देखो, या फिर आपको चेक करने के लिए ना 2C10 तो हो नहीं सकता, वैसे आप सॉल्व नहीं करते, क्योंकि नीचे वाली टर्म कभी भी ऊपर से बड़ी नहीं होती। ये भी नहीं हो सकता, नहीं 2 ऑप्शन तो वैसे ही जा रही है, ये भी तीसरी ऑप्शन नहीं हो सकती। तो अब अगर यही कंसेप्ट लगा दें तो आपको डायरेक्टली भी कह सकते थे कि ये ऑप्शन आएगा ए, बट ज़रूरी नहीं ऐसे एग्जाम में ऐसी गलत ऑप्शन दी जाए। तो अगर ऐसी दी जाती है तो हमें ध्यान रखना है कि हम क्वेश्चन को डायरेक्टली भी पिक कर सकते हैं ना। अब चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। इफ़ देयर आर 6 बॉलर एंड 3 विकेट कीपर्स एंड 11 बैट्समैन इन ऑल। अब यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज कर दिया, ये है हमारे पास है द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 बॉलर, यानी 6 में से 4 बॉलर हमें चाहिए 6C4, 3 में से 2 विकेट कीपर चाहिए तो 3C2, और 5 बैट्समैन चाहिए तो 11C5। तो ये हमारे पास ऑप्शन होगी। देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली है, यहाँ पे ना 6C4 कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि 6C4 और 6C2 बराबर होता है, यानी इधर से अगर हम चलें तो 6C6, 6C5, 6C4, थर्ड टर्म जो होगी वो 6C0, 6C1, 6C2 के बराबर होगी। यानी मेरे पास ऑप्शन आनी चाहिए 6C2, जी सारी आ रही है, 3C2। अब 3C2 भी नहीं है तो एक चीज़ हमें फिर से ध्यान रखनी है कि 3C2 जो होता है दैट इज इक्वल टू 3C1, यानी मेरे पास 3C1 ये ऑप्शन आ रही है। ये ऑप्शन तो वैसे भी गलत है, फिर से ऑप्शन ऐसी बनाई गई है वैसे कि ऐसे इलॉजिकल क्वेश्चन बनाए गए कि ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 3C4 3 से बड़ा ही नहीं हो सकता, तो बिना सॉल्व कर ही क्वेश्चन कर सकते थे। बट ऐसा होगा नहीं एग्जाम में कि ऐसी इलॉजिकल सी ऑप्शन है। तो मैं ये बता रहा था कि 6C4 को हम 6C2 लिख सकते हैं, अगर हमें चेक करना पड़े 3C2 को हम 3C1 लिख सकते हैं, और 11C5 था, तो हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से PNC की क्वेश्चन की केस स्टडी बन सकती है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है बेटा। अब चलते हैं अगले पे। ड्यूरिंग द मैथ्स क्लास द टीचर क्लियर द कंसेप्ट ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टू 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। आफ्टर द क्लास वाज ओवर शी आस्क्ड द स्टूडेंट्स सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस। हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 99 एंड 1000 बोथ एक्सक्लूडिंग। अब इसका मतलब है कि देखो बेटा 99 के से 19 को इंक्लूड नहीं करना, 99 से और 1000 के बीच में कितने नंबर फॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली बताना चाहते हैं कि यहाँ पे 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, क्योंकि 99 के बाद जो नंबर होता है वो 100 होता है और 1000 से पहले 999 होता है। तो क्वेश्चन बेसिकली ये है कि 3 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं, जिसमें एवरेज डिजिट या तो 3 हो या 7 हो। तो इसका मतलब है हर प्लेस पे, और यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लिखी कि नंबर रिपीट हो सकते हैं नहीं हो सकते, इसका मतलब हम मान के चलेंगे हो सकते हैं। तो हर नंबर पे या तो 3 आ सकता है या 7। तो कहेंगे दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, 3 और 7। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, 3 एंड 7, एंड दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, 3 एंड 7। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बन जाएंगे 8। तो 8 वेज में हम इसको क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है ना। अब लिखे कोई कंडीशन ही नहीं है, तो मतलब बेसिकली पूछ रहे 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं, तो हम कहेंगे 3 डिजिट नंबर हमें वैसे पता 900 होते हैं, डायरेक्ट आंसर आएगा। बट अगर हम करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई भी 9 नंबर आ सकते हैं, क्योंकि 0 से लेके 9 तक में 0 अवेलेबल नहीं होगा, बाकी कोई नंबर आ सकते हैं। यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, तो टोटल हमारे पास 900 नंबर अवेलेबल हो सकते हैं। अब कह रहे हैं 3 डिजिट नंबर है बट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम कहेंगे 3 डिजिट नंबर बनाना है। पहली कंडीशन यहाँ 0 नहीं आ सकता, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। अब जो नंबर यहाँ फिल हो गया उसमें से 8 नंबर अगले प्लेस के लिए अवेलेबल है, बट 0 यहाँ के लिए अवेलेबल है, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 8 वेज। तो 9 9 द 81 इंटू 8। फिर से ऑप्शन गलत बनाई गई है, तो आखिर में यूनिट डिजिट पे 8 आ रहा है, तो डायरेक्टली कह सकते हैं कि 648 आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द डिजिट इन द 100 प्लेस इज 7। 100 प्लेस पे ये यूनिट प्लेस होता है, ये 10th प्लेस 100, ये कंफर्म 7 है, यानी इसको तो फिक्स कर दिया कि 7 ही आ सकता है, और कुछ नहीं लिखा कि 7 रिपीट हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे भी दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज, कोई भी नंबर आ सकते हैं 0 से लेकर 10 तक, यहाँ पे भी कोई नंबर आ सकता है। तो हमारे पास कितने नंबर बन जाएंगे 100, तो इस पार्ट का आंसर आएगा 100 वेज। अब है यहाँ पे एटलीस्ट 1 ऑफ द डिजिट 7। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि कम से कम एक डिजिट 7 हो, तो अब एक डिजिट 7 जो होगी
अब देखो बेटा यहाँ पे ना थोड़ा लंबा प्रोसेस हो सकता है, तो हम इसमें शॉर्टकट लगाएंगे कि अब देखो एक डिजिट 7 भी हो सकती है। अगर मैं एक डिजिट 7 मानूंगा तो वो इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है और इधर भी आ सकती है, यानी मुझे 3 केस बनाने पड़ेंगे। फिर 7 2 प्लेस पे आ सकता है, तो इधर और इधर आ सकता है, इधर और इधर हो सकता है और इधर और इधर हो सकता है। फिर से 3 केस बनाने पड़ेंगे और 7 तीनों पे आ सकता है, तो इसका एक ही वे बनेगा। तो बजाय इतने सारे के हम क्या करते हैं, हम स्मार्ट मूव चलाते हैं। हम कहते हैं कि हमें इतने सारे केस चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं, टोटल नंबर निकाल लेते हैं। टोटल नंबर 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं, अभी हमने निकाला भी था ऊपर 900। उसमें से हम वो वाले केस माइनस कर देते हैं जिसमें 7 आ ही नहीं रहा, क्योंकि अगर 900 में से 7 वाले ना आने वाले केस निकाल देंगे तो बचेंगे कौन से, कि या तो एक 7 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे केस निकालने की कोशिश करते हैं जिसमें 7 आए ही ना, यानी यहाँ पे 7 नहीं आ सकता और 0 नहीं आ सकता, यानी दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 वेज। यहाँ पे 7 नहीं आ सकता और यहाँ पे भी 7 नहीं आ सकता, ठीक है ना, क्योंकि 7 की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया 9 9 द 81, 81 इंटू 8, ये भी हमने निकाला था अभी 648। तो फिर से देखिए बहुत ही सिंपल सी ऑप्शन है कि आखिर में यूनिट डिजिट पर 2 आ रहा है, यही ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि 900 में से 648 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 252। तो यही हमारा ऑप्शन है। तो ऑप्शन थोड़ी सी ऐसी बनाई गई है कि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट ऐसा एग्जाम में मैं लगता नहीं मुझे ऐसा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। A restaurant offers 5 choices of appetizers, 10 choices of main meal, and 4 choices of dessert. A customer can choose to eat just one course or 2 different courses or all the 3 courses, assuming all options are available. वो या तो एक कोर्स ले सकता है या दूसरा या तीसरा। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। Using the above option, if the customer eat one course meal, the number of ways of doing this. अब one course meal का मतलब है यहाँ पे 5 चॉइसेस ऑफ एपेटाइजर्स, हमारे पास एपेटाइजर्स है, 10 चॉइसेस ऑफ मेन मील है, 4 चॉइसेस ऑफ ये है, तो 2 डिफरेंट कोर्सेज। इसका क्लियर हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा डाइसी, क्लियर नहीं हो रहा क्या कहना चाहते हैं इस क्वेश्चन में, कि वो जस्ट वन कोर्स मतलब कोई एक ले ले, एपेटाइजर ही ले ले, 2 डिफरेंट कोर्स ले ले मतलब सिर्फ मेन मील और इनमें से कोई चूज़ कर ले, और तीनों, ये बेसिकली कहना चाहते हैं। मतलब क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको, जैसे यहाँ पे 3 ऑप्शन है ना, एपेटाइजर्स, मेन मील और डेजर्ट। तो जो कस्टमर आएगा उसके पास कोई भी एक ऑप्शन आ सकती है कि या तो एपेटाइजर ले ले या मेन मील ले ले या डेजर्ट ले ले, 2 ऑप्शन भी चूज़ कर सकता है वो, ठीक है, और 3 भी कर सकता है। तो ये क्वेश्चन है। तो एक बार हम नोट कर लें, 5, 10 और 4, 5, 10 और 4, 5, 10 और 4, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि इफ़ द कस्टमर ईट वन कोर्स मील ओनली, कितने में होगा, तो बेसिकली अब उसके पास है या तो वो इनमें से कोई एक चूज़ करेगा, तो ये इसको चूज़ करने के 5 वेज हो गए, या मीन्स और इनमें से कोई एक चूज़ करेगा तो 10 वेज हो गए, या फिर इसमें से करेगा तो 4। तो टोटल हमारे पास 19 वेज में वो एक 1 मील कोर्स चूज़ कर सकता है। अब चलते हैं, इफ़ द कस्टमर हैज़ 2 कोर्स मील, अब उसको 2 कोई ऑप्शन ले सकता है। तो हमारे पास 5, 10 और 4 थी, तो इसका मतलब है यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन ले सकता है 5, और यहाँ से कोई ले सकता है 10, और इधर से ले सकता है 10 और इधर से लिखता है 4, क्योंकि या तो इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करेगा या इन दोनों में से करेगा या पहले और आखिरी में से करेगा। तो 5 × 4, तो ये आ गया 50, ये आ गया आपके पास 40 और ये आ गया 20। तो हमारे पास ऑप्शन हो गई 110। तो 110 वेस में कोई भी 2 कोर्स मील चूज़ कर सकता है। इफ़ द कस्टमर हैज़ 3 कोर्स मील, मतलब उसको 3 कोर्स मील मतलब हर एक में से एक लेना है, तो 5 में से कोई एक ले लेगा इंटू 10 में से कोई एक ले लेगा, और तीसरी ऑप्शन क्या थी हमारे पास 4 की, तो 4 में से कोई एक ले लेगा, ठीक है ना। उसमें से मतलब 3 कोर्स मील मतलब हर एक में से कोई एक लेना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 200। तो ऑप्शन ये वाली करेक्ट हो जाएगी। हाँ, वो कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल मील्स डू द रेस्टोरेंट ऑफर, द नंबर ऑफ पॉसिबल मील, टोटल कितने वेज में ये ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब कितने पॉसिबल मील्स को वो पेयर कर सकता है। तो अब हम इसको सारे आंसर्स को पॉसिबल बना देते हैं कि वो कह रहा है कि कस्टमर 1 मील भी आंसर ऑफर कर सकता था, 2 भी, 3 भी और 4 भी, सॉरी 1 भी, 2 भी और 3 भी, तो तीनों आंसर्स को मिला देते हैं। तो 200, 3 और 110, ये हो गया 310 और 19। समझ रहे बात, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में बोला गया था ना कि जो कस्टमर है वो एक ऑप्शन भी ले सकता है जिसका आंसर हमारा 19 आया था, 2 ऑप्शन भी ले सकता है तो 110 आया था, और 3 ऑप्शन भी ले सकता है इसका आंसर 200 आया था। तो टोटल नंबर ऑप्शंस कितने आ जाएंगे हमारे पास, 310 और 19, 329। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा।
अब लिखा है पर्सन हु ईट एन एपेटाइजर एंड मेन मील। एपेटाइजर लेना चाहता है और मेन मील लेना चाहता है। तो एपेटाइजर की हमारे पास ऑप्शन कितनी थी 5 और मेन मील की 10। तो एपेटाइजर को चूज़ करने के उसके पास 5 वेज है और मेन मील को चूज़ करने के लिए उसके पास 10 वेज है। तो टोटल हमारे पास ऑप्शन 50 हो जाएगी एंड देन दिस गेम इज़ ओवर। ठीक है ना। तो मतलब इस तरह से केस स्टडी को हम सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे बच्चे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये लिखा है कि वन इवनिंग 4 फ्रेंड्स डिसाइडेड टू प्ले कार्ड गेम रमी। रमी इज अ कार्ड गेम दैट इज प्ले विद डेक ऑफ कार्ड्स। 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास। टू विन द रमी गेम अ प्लेयर मस्ट टेक अ वैलिड डेक्लेरेशन बाय पिकिंग एंड डिस्कार्डिंग कार्ड फ्रॉम 2 piles गिवन। 1 pile is to closed deck and where the player is unable to see the card he is picking while the other is open deck। और मतलब 2 कार्ड्स होते हैं, ये उसका वे बताया हुआ। ठीक है, हम क्वेश्चन में चलते हैं। इन रमी द कार्ड रैंक लो टू हाई स्टार्टिंग फ्रॉम। ये हमें पता ही है कि 1 से लेकर 13 तक हमारे पास नंबर होते हैं। एस जैक क्वीन क्वीन हैव 10 पॉइंट्स, इनके 10 पॉइंट है। एंड रिमेनिंग कार्ड्स हैव इक्वल वैल्यू ऑफ देयर फेस वैल्यू, मतलब 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, इस तरह से। और जैक क्वीन किंग और एस के लिए 10-10 पॉइंट होते हैं। ये हमें बताया गया। अब कह रहे हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दिस बी डन। अगर आपको 4 कार्ड से निकालने हो तो कितने वे में निकाल सकते हो। 52 कार्ड्स है हमारे पास। तो 52 कार्ड्स के लिए हम आप कहेंगे कि 52 में से कोई भी निकाल सकते हैं 4 कार्ड। तो 52C4 आपका आंसर होना चाहिए। और 52C4 का फॉर्मूला क्या लगाओगे 52 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये जो ऊपर कन्फ्यूजन के लिए दे रखी है। अब कंडीशन है अगले में कि एग्जैक्टली एक कार्ड निकालना है ईच सूट से। इसका मतलब 4 जो क्लब हार्ट स्पेड होते हैं उनमें हर एक में से एक आना चाहिए। तो इसका मतलब है 13 में से एक आ जाएगा कोई, 13 क्लब में से, स्पेड में से कोई एक आएगा, हार्ट में से एक आएगा, ठीक है, और डायमंड में से एक आएगा। यानी 13 × 13 × 13 × 13। तो 13 की पावर 4 वेस हो जाएगा आंसर, है ना। ओके, अगले पे चलते हैं। ऑल कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। अब सारे कार्ड सेम सूट का मतलब है या तो चारों क्लब होंगे, या सारे के सारे हार्ट होंगे, या सारे डायमंड होंगे, या सारे स्पेड होंगे। ठीक है, इसका मतलब हो गया। तो इसका मतलब है 4 × 13C4 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 × 13 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो कितना आ जाएगा 4, 13 × 12 × 11 × 10 और 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट जाएगा। 4, 3, 2 ये आ जाएगा। 4 से 4 कट गया, 3, 2 द 6 कट गया। तो ये आ गया आपका 26 × 11 × 10। तो 11 × 6 हो गया 66, 6 कैरी, 11 दूनी 22 और 6 286। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आ गई। ठीक है, अब वो कह रहा है कि सारे के सारे क्लब कार्ड आने चाहिए। अब क्लब कितने होते हैं हमारे पास, क्लब हमारे पास होते हैं 13। एक मैं ये क्लियर कर देता हूँ। क्लब होते हैं हमारे पास 13 में से 4 आने चाहिए बेसिकली। तो 13C4 की बात कर रहे हैं। तो 13C4 क्या हो जाएगा 13 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल और इंटू 4 फैक्टोरियल। ये हमने आई थिंक निकाला है अभी, शायद 13C4 नहीं निकाला। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में निकाला था इंटू 4 था। ठीक है ना, एक बार देख लेते हैं ये कितना आएगा 13 फैक्टोरियल। या फिर हम कह सकते हैं अभी जो निकाला ये 4 × था, इसको 4 से डिवाइड कर दो तो 715 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगी। नहीं तो आप कैलकुलेट करके देखोगे यही आएगा। अब कह रहा है ये तो बहुत ईजी है। n की वैल्यू निकालो। तो फॉर्मूला लगा दोगे n फैक्टोरियल अपॉन n-n+1 फैक्टोरियल, यानी n फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 6 ऑप्शन दे दी जबकि 6 की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम कर लेते हैं। ये कह रहा है कि हम NPR की वैल्यू दी हुई है और NCR की वैल्यू दी हुई है। अब हमें पता है कि रिलेशन होता है कि अगर हम NCR को R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो NPR आ जाता है। तो यहाँ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यूज़फुल फॉर्मूला है। तो ये लगा देते हैं बेटा। तो 3024 इज इक्वल टू 126 R फैक्टोरियल। अब इसको ना कट करते हैं। ये जा रहा है पहले 2 पे, ये जा रहा है 63 पे। हाँ, इसको कट करते हैं। 9 पे जा रहा है ये शायद 963, ये 9 पे जाएगा। 9 1 9, उसके बाद ये रह जाएगा 6 और 6 रह जाएगा और 9 6 54 हो गया, 7 और 8 9 72 हो गया। अभी 7 पे कट कर देते हैं। 7 2 द 14, 2 कैरी 4। तो R फैक्टोरियल 24 आ गया। 24 को हम लिख सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1, यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि R फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। तो जब कंपेयर करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 4
है ना। तो R को हमने 4 पुट कर दिया। अब R4 कहाँ है, अब R4 इधर है, तो यानी ये ऑप्शन हो सकती है। अब R4 को किसी भी फॉर्मूले में यहाँ पुट कर देते हैं बेटा, ठीक है। तो R की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं यहाँ पे। हाँ, तो NC4 इक्वल टू हमारा 126 है। NC4 को हम लिखेंगे तो लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 126। अब इसको ना मैं जब कट करूँगा n को n माइनस 4 से, तो ये आ जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 इक्वल टू 126 इंटू 4 फैक्टोरियल। 126 के ना फैक्टर बना लेते हैं। इसके फैक्टर क्या बनेंगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, एक बार देखिए। फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 63, 2 इंटू 9 इंटू 7। तो यानी अब देखो मैं क्या करूँगा, बहुत स्मार्टली हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आसान नहीं है। 4 फैक्टोरियल आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2। अब मैं क्या करूँगा, इसके ना ग्रुपिंग ऐसे कर दूंगा कि यहाँ पे जो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, यहाँ भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बन जाए, ठीक है। तो 8 को मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 2। तो देखो बेटा, एक तो बन रहा है 9, ठीक है। एक बन रहा है मेरे पास ये नंबर और ये नंबर 6, और ये बन रहा है 7 और ये बन रहा है 6। तो यानी मैं इसको 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में ब्रेक कर पाया, 6 7 8 9। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ पे मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ n-3 n-2 n-1 और n। तो मैंने जब कंपेयर किया तो n मेरे पास कितना आ गया, 9 आ गया। तो 9 और 4 ये मेरे पास ऑप्शन हो जाएगी, ख़त्म, ठीक है। तो इस तरह कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो आई होप आपको केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस को समझ आए होंगे। अब आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एग्ज़ाम।